नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तनख्वाह। रजत ने कुछ झुठलाकर कहा, तुम इस छोटी सी बात पर नाराज क्यों हो रही हो? आखिर माँ से तुमको क्या परेशानी है? रजत के गुस्से को भांपते हुए सपना बड़ी ही चालाकी से अब कुछ समझाने के अंदाज में बोली, रजत मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। देखो, पहले की बात और थी, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है। रजत को यूं चुप देखकर सपना ने उसे एक बार फिर मनाने की कोशिश की और बोली, मेरी बात ठंडे दिमाग से सोचो। फिर रजत बोला, देखो सपना, मुझसे माँ से झूठ नहीं बोला जाएगा। मुझे यह पसंद नहीं है। मैंने जब से कमाना शुरू किया है, हमेशा अपनी सैलरी सबसे पहले लाकर माँ के हाथ में ही रखता आया हूँ। हर महीने की 5 तारीख को मुझे तनख्वाह मिल जाती है। ये बात माँ को अच्छी तरह पता है। यूँ माँ से झूठ बोलना सोचकर ही मुझे एकदम से लग रहा है जैसे मैंने कोई चोरी की है। रजत के स्वर में घबराहट के साथ एक उदासी साफ झलक रही थी। अरे तो क्या? कल दे देना और कह देना कि इस बार सैलरी आने में 1 दिन की देर हो गई और पूरे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी कमाई पर अब मेरा हक पहले है। तुम उनको बस आधी सैलरी ही देना, समझे? सपना ने इस बार थोड़ा तैस में आकर कहा, पर मैं माँ को कहूँगा क्या जब वो पूछेंगे कि बाकी पैसे कहाँ हैं? कह देना कि अभी कंपनी को घाटे की वजह से नुकसान हुआ है, उसमें काफ़ी सारे लोगों को कम सैलरी मिली है। लगभग सबको ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। मम्मी जी यकीन कर लेंगी। अरे माँ तो यकीन कर लेगी, पर मेरे ज़मीर का क्या? कैसे बोल पाऊंगा मैं झूठ माँ से? रजत बोल ही रहा था कि इसके आगे सुनीता जी और नहीं सुन पाई और बगैर पानी लिए ही चुपके से रसोई में जाने की बजाय वापस अपने कमरे में लौट आईं। अरे तुम पानी लेने गई थी और खाली बोतल फिर से उठा लाई? केदार जी ने पूछा और फिर उन्होंने अपनी पत्नी की डबडबाई आंखें देखी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी सुनीता जी खुद बोल पड़ी, देखो ना, नई नवेली बहू हमारे बेटे को हमसे झूठ बोलना सिखा रही है। कह रही है पूरी तनख्वाह माँ के हाथों में देने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी पूरी कमाई पर अब मेरा हक है। और ये भी कह रही थी कि अगले महीने से पूरी कमाई मेरे हाथ में रखना। बोलते बोलते और अपनी रुलाई नहीं रोक पाई सुनीता जी और सुबक पड़ी। केदार जी थोड़ी देर उनकी पीठ पर हाथ फेरते रहे, फिर ना जाने कैसे साहस करके बोल पड़े, कोई बात नहीं, नई बहू के अरमान ऐसे ही होते हैं। तुम भी तो कुछ ऐसी ही थी। तुम भूल गई जब तुम ब्याह कर आई थी, तब अम्मा के नाम पैसे भेजने पर कितना हंगामा किया करती थी। एक बार तो तुमने अपनी कसम देकर मुझे अम्मा को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दिया था कि इस महीने तनख्वाह नहीं मिली, और फिर हम उन पैसों से जब घूमने गए तो मेरे उदास हो जाने पर पूरे शिमला ट्रिप के दौरान तुम मुझे ताना देती रही कि तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ वगैरह वगैरह, जबकि मैं अम्मा को झूठ बोलने की वजह से आत्मग्लानि में था। सुनीता जी को काटो तो खून नहीं, इतनी पुरानी बात जस के तस याद है केदार जी को। जवाब में बोली, अच्छा, पर बात के 2 दिन बाद तो आप बहुत खुश थे, बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। हाँ, वो इसलिए कि मैं तुम्हारी नज़र से बचाकर चुपके से कुछ रुपए अम्मा को मनी ऑर्डर कर आया था। फिर बाद में मैं अक्सर ऐसा ही करता था, तुम्हें बताए बगैर ही अम्मा और बाबूजी को पैसे से मदद करता रहा। जब कभी बोनस या किसी और फंड से अतिरिक्त पैसे मिलते, तुम्हें नहीं बताकर मैं उनकी मदद करता रहा। यहाँ तक कि बड़ी दीदी की बेटी की शादी में जीजा जी ने कुछ रुपए मांगा तो मैंने अपने भविष्य निधि से निकालकर उन्हें दे दिए थे, क्योंकि हम दोनों का जॉइंट अकाउंट था। और तुम्हारे घर और बच्चों के अलावा कहीं और खर्च करता तो तुम एकदम मना करती थी और इतना शोर मचाती कि घर में अशांति हो जाती। इसीलिए शांति बनाए रखने और हमारे आपसी रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा था। और देखो, आज मेरी जगह हमारा बेटा है और तुम्हारी जगह सपना, तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। बोलते बोलते केदार जी की आवाज़ की मुलायमियत थोड़ी कम हो गई थी, जिसे सुनीता जी ने साफ महसूस किया। देखिए, अब हमारा बेटा रजत क्या निर्णय लेता है, आहत स्वर में सुनीता जी ने कहा। मैं उस पर बिल्कुल जाहिर नहीं होने दूंगी कि मैंने उसकी और बहू की कोई बात सुनी है। अंदर ही अंदर आज सुनीता जी को एक छले जाने का एहसास बड़ी ही तीव्रता के साथ हो रहा था। आज तक उनके पति केदार जी उनसे छुपकर दूसरों की पैसे से मदद करते रहे। ये दंश तो उन्हें साल ही रहा था, पर उसमें वो कहीं ना कहीं खुद का दोष भी मान रही थी। पर अब ये बेटा जो कल उनके साथ चालाकी करने जा रहा था, उस संताप को वह कैसे
वो भूल नहीं पा रही थी। जिस बेटे को 26-27 साल पाल पोस कर बड़ा किया, जो आज तक सब कुछ अपनी माँ को बताता आया है, अब शादी के बाद उनसे झूठ बोलेगा। ये उनके अंदर की ममतामयी माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें याद है, एक बार उन्होंने रजत को दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते समय गलती से 500 की जगह 2 500 के नोट एक साथ दे दिए थे, तो इसी रजत ने वापस आकर सबसे पहले अपनी माँ को पैसे वापस कर दिए थे। और अब वो बदल कैसे गया। सुनीता जी की ममता आज इतनी आहत हुई कि एक दर्द की लहर सी हृदय में, एक विश्वास टूटने के जानलेवा एहसास से उनको हिलाकर रख दिया था। चलो माना कि मैंने अपने पति को पैसे देने से मना किया, लेकिन मेरी सास ने तो नहीं सुना ना, उन्हें दुख हुआ। खैर, नहीं चाहिए मुझे रजत के पैसे, बस वो बहू की बात मानकर झूठ बोलकर मुझे पराया ना करे। सुनीता जी जैसे खुद से बड़बड़ा रही थी और रोए जा रही थी, मेरा बेटा अब पराया हो गया। सुनीता जी ज्यों ज्यों सोचती जाती, उनकी रुलाई तेज होती जाती। आहत ममता और टूटे विश्वास के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब आगे से वो बेटे पर कैसे विश्वास कर पाएंगी। सोचते सोचते सुनीता जी को फिर से बड़े जोर की रुलाई आ गई। केदार जी उनको सांत्वना देते हुए पानी लेने रसोई जाने को तत्पर हुए ही थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनीता जी किसी तरह हलक में रुलाई रोक कर दरवाजे की तरफ उत्सुक होकर देखने लगी और केदार जी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सामने उनका बेटा और बहू खड़े थे। अंदर आकर पहले रजत ने अपनी माँ को पानी पिलाया, फिर सपना ने उनके बगल में बैठकर उनकी पीठ सहलाने लगी। थोड़ा पानी पीकर जब सुनीता जी कुछ संयत हुई तो उन्होंने सवाल किया, तुम लोग यहाँ कैसे? जवाब में रजत बोला, जब आप हमारी बात सुनकर वापस मुड़ी तो सपना को आभास हो गया था कि बाहर कोई है, और फिर हम जब अपने कमरे से बाहर आए तो आप दोनों की बात सुनकर एकदम शर्मिंदा हो उठे, वापस अपने कमरे में चले गए। पर हमें बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। मम्मी जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। रजत पहले की तरह सारी तनख्वाह आपके हाथ में ही लाकर रखते रहेंगे। हमें बड़ों के अनुभव से सीखना चाहिए। मैंने और रजत ने आपके और पापा जी के जीवन के अनुभव को सुनकर यही निश्चय किया है कि अब कोई अपनी तनख्वाह के पैसे के लिए झूठ नहीं बोलेगा। मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैं रजत को उल्टा सीधा सिखा रही थी। सिर्फ सपना को ही नहीं माँ, मुझे भी माफ़ कर दो, मतलब हमें माफ़ कर दो। ये रजत की आवाज़ थी। रुको बच्चों, तुम दोनों को माफ़ करने से पहले मुझे तुम्हारे पापा से माफ़ी मांगने दो। बस बहुत हो चुका है ये माफ़ी मांगने का कार्यक्रम। चलो, सबने सबको माफ़ किया, जाओ बच्चों, तुम लोग अब जाकर सो जाओ। केदार जी बोले, अब तो लगभग सुबह होने को आई, अब क्या सोएंगे हम, यहीं बैठते हैं आप दोनों के संग, रजत ने कहा। फिर रजत माँ के पास आया। वह अपनी तनख्वाह एक लिफाफे में भर लाया था। उसे माँ के हाथों में देकर वहीं माँ के पास बैठकर अपना सर माँ के गोद में रख दिया। ममता और प्रेम से ओत-प्रोत सुनीता जी का मन गदगद हो गया। रजत के सर पर हाथ फेरते फेरते उन्हें अचानक महसूस हुआ उनकी आंखों के कोर फिर से गीले हो रहे हैं। सुनीता जी ने आंसू भरे आंखों से सपना को देखा। कल की नई बहू सुनीता की छवि नजर आई, जो शादी के बाद दुल्हन बनकर इस नए घर में अपनी एक पहचान, अपना हक चाहती है। और उन्होंने सपना को गले से लगा लिया। पैसों भरा लिफाफा उन्होंने सपना के हाथ में रखते हुए कहा, बहू, आज से रजत की आधी तनख्वाह ही हमें देना। तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है तो तुम लोगों की ज़रूरतें भी होंगी। तभी केदार जी बीच में बोले, हाँ बहू, सुनीता जी बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें ज़रूरत भर पैसे दे दिया करो, बाकी तुम दोनों अपने पास ही रखो। फिर आगे बोले, अब नींद तो क्या आएगी, सुबह होने को आई है। कहते हुए केदार जी बिस्तर से उठे और रसोई की ओर चाय बनाने चले। शायद भीगे हृदय और सजल आंखों में अम्मा की याद आ गई थी। लगा अम्मा उनको प्यार से निहार रही है। उन्हें इस बात का गहरा संतोष था कि जब तक अम्मा जीवित रहीं उन्होंने उन्हें कोई कमी नहीं होने दी थी। हाँ, अलबत्ता सुनीता जी को घर में क्लेश होने के डर से कभी नहीं बता पाए थे, पर एक अच्छे पति होने के साथ साथ उन्होंने एक बेटा होने का कर्तव्य बखूबी निभाया था। आज पता नहीं क्यों गांव की मिट्टी से सने अम्मा के आंचल की खुशबू बड़े ही पास से महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे अम्मा मुस्कुराते हुए उनको आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने कल्पना में अम्मा को मुस्कुराती ममतामयी छवि को याद करके अपने हाथ उनको प्रणाम करने की मुद्रा में जोड़ दिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।